हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ओके, हम आज लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर 1 की जर्नी हमारी जो रही उसमें सारे लेक्चर हमने अच्छे से पढ़े हैं। अब हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आपको चैप्टर 1 पूरा देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप चैप्टर 2 पे आइए तो आपको और अच्छे से बेसिक आइडिया क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, आपके डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे। ओके बच्चों, तो हम जो अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से क्या हमारे लाइफ में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप ऑब्जर्व करोगे हर जगह पे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा कि ये चीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। मैं टाइटल लगा देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसका पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि स्टैटिक क्या है। वो मैंने आपको आगे बोला था कि स्टैटिक दैट इज द स्टडी ऑफ अ रेस्ट चार्ज। जब हमारा चार्ज पार्टिकल खड़ा है, रुका हुआ है, उसका जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। और इलेक्ट्रो ये स्टैटिक हमारा, और जो इलेक्ट्रो है वो इलेक्ट्रॉन और चार्जेस के बारे में स्टडी हम कर रहे हैं। ओके, जो स्टैटिक जो रेस्ट पे चार्ज है उनका जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और पोटेंशियल तो आपको पता ही है, आपके टीचर आपको बोलते होंगे आप में बहुत पोटेंशियल है, और ज़्यादा वर्क करिए और ज़्यादा मेहनत करिए। यानी कि पोटेंशियल यानी हमारा क्या आता है, एक एनर्जी का लेवल दिखता है। ठीक है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ है। दोनों में क्या अंतर है वो भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो बच्चों हम यहाँ शुरू करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले हम यहाँ समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज। वोल्टेज यानी टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो वोल्टेज वर्ड यूज करते हैं वो वोल्टेज ही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना क्यों जरूरी है या उसकी क्या अहमियत है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास अपना जो स्विच है वहां पे प्लग होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्लग है वहां पे कितना वोल्ट रहता है, 220 वोल्ट। ओके, और मान लो यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है, ये सीलिंग है, यहाँ पे अपना फैन लगा हुआ है इस तरह से। ओके, और मान लो यहाँ से पीछे से वायरिंग किया हुआ है, ये वायर है। तो अभी फैन ऑफ है, फैन ऑफ है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ओके, तो यहाँ से चार्ज बहेगा यानी करंट बहेगा। करंट क्या होता है, तो करंट चार्ज क्या तो बना होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज बहेगा और यहाँ पे अपना फैन जो है वो ऑन हो जाएगा, वर्क करना शुरू कर देगा। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्टेज था, यहाँ पे फैन बंद था तब 0 वोल्टेज था। तो वहां पे डिफरेंस था तभी तो इलेक्ट्रॉन मोशन करके आया, इलेक्ट्रॉन ने वर्क डन किया। ओके, पोटेंशियल ने वर्क डन करवाया और हमारा फैन ऑन हुआ, है ना। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं एकदम सिंपल सा, कि मान लो देयर आर 2 टैंक, यहाँ पे 2 वाटर के टैंक है, पानी की टंकी है, टैंक।
एक जो है वो पानी से फुल भरी हुई है और दूसरी जो टैंक है वो पूरी एम्प्टी है, खाली है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, प्लम्बर को बुलवा के यहाँ पे एक पाइप फिट करवाता हूँ। तो क्या होगा, तो जिस टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है वो ट्रांसफर करेगा ट्रांसफर करेगा ट्रांसफर करेगा। कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक दोनों टैंक का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। यानी दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा फिर पानी का ट्रांसफर होना रुक जाएगा। ओके, तो यहां आपको आइडिया आता है कि पानी के बहने के लिए डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, यहां पे प्रेशर लगा, प्रेशर का डिफरेंस की वजह से ट्रेवल किया। ओके, यहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे 220 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो चार्ज ने मोशन करी, चार्ज के ऊपर हमने वर्क किया, वर्क करके उसको यहाँ लाए, तो सारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में मिला। ओके, तो वो सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे तो ये पूरी आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से वर्क करता है। एक और आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा या बहुत सारों को आपको पता ही होगा कि हम देखते हैं कि कोई भी पंछी, बर्ड्स जब कोई वायर पे बैठते हैं तो उनको करंट नहीं लगता। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो उसकी वजह क्या है, तो मान लो यहाँ पे दो वायर्स हैं इस तरह से, और ये हमारा एक बर्ड है। बर्ड मुझे ड्रॉ करना नहीं आता इसलिए इस तरह से बना रहा हूँ। ये उसकी टेल है, ठीक है, ये उसके पैर हैं। अब जो बर्ड है वो एक ही वायर पे बैठा है ना, एक ही वायर पे बैठा है। मान लो ये जो एकदम हाई वोल्टेज वायर है 25,000 वोल्ट का। ओके, जैसे अपने ट्रेन जो चलती है ट्रैक पे, रेल्स पे, उसके ऊपर जो होता है ओके हाई वोल्टेज वायर, उस पे 25,000 वोल्ट रहता है। तो वो मान ले हम, तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लंबा रास्ता क्यों चुनेंगे, वो सीधा ही जाएंगे। ओके, सीधा ही क्यों जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी 25,000 वोल्ट और इस पॉइंट पे भी 25,000 वोल्ट, दोनों का वोल्टेज सेम है। दोनों का वोल्टेज सेम हो तो चार्ज ट्रेवल नहीं करता। यहाँ पे चार्ज ट्रेवल इस तरह से नहीं करेगा, बर्ड के अंदर नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा। लेकिन अगर ये बर्ड की टेल दूसरे वायर पे लग गई तो क्या होगा, पूरा चार्ज यहां से ट्रेवल करके इस तरह से जाएगा, पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट होगा और जो बर्ड है उसकी डेथ हो जाएगी या उसको बहुत ही जोर से झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। समझ आया ना। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है अगर चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। अगर चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है तो देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों वोल्टेज के टर्मिनल में डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, मान लो कि अगर किसी पर्सन ने एकदम कूदते हुए वायर को पकड़ लिया और ग्राउंड यहां पे है और वो लटका हुआ है, ओके, तो भी नहीं लगेगा उसको। यहां भी 25,000, यहां भी 25,000। ट्राई नहीं करना है, पर इस बात से पता चलता है कि दोनों जगह पे वोल्टेज सेम है तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उनके पैर, इस पर्सन के पैर ग्राउंड पे टच हो गए तो अब क्या होगा, यहां 25,000 वोल्ट और यहां 0 वोल्ट। जहां पे पैर रखे हुए हैं वहां पे 0 वोल्ट है। ओके, तो अब क्या होगा, जो करंट है वो यहां से पास करता हुआ आएगा और इनकी जो दिल की धड़कन है उनको बंद कर देगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। समझ आया ना। तो अब आपको आइडिया होगा कि जब भी ग्राउंड पे पैर टच हुए होते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक जबरदस्त लगता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही हाई है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा हाई वोल्टेज शॉक लगेगा, बिकॉज उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी इस लेक्चर के बाद कि ये सब उसमें रीजंस क्या हैं। ओके, इसी वजह से जो अपना एरोप्लेन होता है उसके जो टायर होते हैं उनको भी थोड़ा कंडक्टिंग रखा जाता है कि जब वो लैंड करता है तो फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होकर आग ना लग जाए टायर में, इसलिए उनको कंडक्टिंग रखा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन से वो ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि वहां वोल्टेज होगा और ग्राउंड में 0 वोल्ट तो ग्राउंड कर जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट जो है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट, सोर्स पॉइंट लेते हैं और उसी की वजह से हम यहाँ पे समझते हैं
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ओके, ये चैप्टर का टाइटल भी मिटा रहा हूँ। कैपेसिटेंस क्या है वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, तो उसी पे अभी हम फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हम समझते हैं वापस के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो बच्चों कि यहां पे हमारा एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। ओके, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके आसपास इस तरह से। अब मान लो हमें यहां पे क्या करना है कि एक चार्ज पार्टिकल Q0 को हम क्या बोलते हैं, Q0 को टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं उसको हम टेस्ट चार्ज ही तो बोलेंगे ना। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और हमें यहाँ पे पॉइंट R लगा देते हैं, पॉइंट R से लेके पॉइंट P तक ट्रेवल करना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे Q0 चार्ज को पॉइंट R से पॉइंट P पे ट्रेवल करा रहा हूँ, यानी अगर मुझे Q0 चार्ज को R से P पे ले जाना है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके गया तो यहाँ पे आता है पोटेंशियल एट अ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट अ इनिशियल पॉइंट, यानी कि उनका डिफरेंस हो गया। R से लेके गए P तक तो Vp माइनस VR, और हम लेके गए हैं तो वर्कडन करना पड़ा कहाँ से कहाँ तक, R से P, और किसको वर्कडन करवाया, यूनिट चार्ज को। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताता हूं, ओके, वर्कडन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, और +1 कूलम हो सकता है, Q0 से तो कोई भी चार्ज हो सकता है, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वो कितना होगा हमारा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, वर्क डन पर चार्ज जितनी उसकी वैल्यू आएगी दोनों के बीच में वोल्टेज की। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर किसी बंदे ने 25,000 का वोल्टेज का तार पकड़ा तो बहुत जोर का झटका लगेगा, जितना हाई वोल्टेज उतना ज्यादा वर्क पर यूनिट चार्ज का रेशियो। समझ आया ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि whenever we bring a particular test charge from one point to another point, then potential difference is final point minus initial point is equal to work done from first point to last point upon test charge Q0। ओके, यहाँ पे बच्चों दो चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है। पहली चीज ये समझनी है कि Q0 should be very small, test charge should be very small, इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसकी वजह से ये Q जो हमारा है वो पॉइंट पे हमने जो Q+Q रखा हुआ है दैट इज आवर सोर्स चार्ज, तो टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हो सके उतना छोटा लेना है, हो सके उतना हमें Q0 कैसे लेना है, छोटा लेना है, ये हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट। ओके, और दूसरी बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि हम जब टेस्ट चार्ज को ब्रिंग करके ले जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है FE, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, बाहर से वर्क करना पड़ रहा है। हम चार्ज को पकड़ेंगे फिर उसको लेके जाएंगे, तो हमें भी क्या करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। तो हियर वी हैव टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स against electric field that equal to electric field, that means external force that should be equal to electric field, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, हमें इस तरह से फोर्स लगाना है कि वो दोनों फोर्स बैलेंस करें, दोनों फोर्स कैसा करें, बैलेंस करें। यानी यहाँ पे हमें
जो चार्ज ब्रिंग करके ले जा रहे हैं उसकी स्पीड जो है वो स्पीड कैसी लेनी है, कांस्टेंट स्पीड, वेरी स्लोली। उनको हमें वेरी स्लोली ले जाना है और उनकी स्पीड कैसी रखनी है, स्पीड को हमें कांस्टेंट रखनी है। स्पीड को कांस्टेंट रखनी है यानी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन। यहां पे चार्ज को हम Q0 को R से P की तरफ जो मोशन करवा रहे हैं वो उसका मोशन कैसा होगा, विदाउट एक्सेलरेशन। यहां पे हम स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, बिल्कुल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैसी आएगी, जीरो आएगी, कांस्टेंट रहेगी, जो भी है उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि Fe हमें एक्सटर्नल फोर्स जितना, Fe जितना है उतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। जैसे ही हम स्लोली उसको मूव करना स्टार्ट करेंगे हमें पता चलेगा कि हमें कितना फोर्स लगाना है, जो रिपल्सन फील होगा उसके ऊपर से हमें आइडिया आएगा। तो बट ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव ही लेना है, तभी तुम्हारी बात बनेगी। ये नेगेटिव होगा तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे वर्क डन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें अज्यूम करनी होगी, तब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें आइडिया आया कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं तो चलने वाली जो बात है हमारी वो वर्क डन हो रहा है Q0 चार्ज के ऊपर। Q0 को हम ले जा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन कितना आ रहा है, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल आया उसके डिफरेंस के बराबर आ रहा है। तो ये चीज हमें अच्छे से आइडिया आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे पता करते हैं। ओके, अब बच्चों मान लो अगर हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, इसको मैं मिटा देता हूं, अभी हमारे लिए ये थोड़ा जरूरी नहीं है। सपोज कर लो कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तो हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस समझा कि दो पॉइंट होने जरूरी है। जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं वहां से लेके जहां तक हम चले हैं उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, जो हमने वर्क डन किया है वो वर्क डन डिवाइड बाय जिस चार्ज को हमने मोशन करवाया है वो चार्ज की वैल्यू। ओके, तो मान लो कि अगर मैं इनफाइनाइट से वर्क करता करता आऊं, मैं आऊं मतलब चार्ज को लेके आऊं, चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से धीरे धीरे लेते लेते आऊं तो क्या हो जाएगा कि मैं पहुंचा मान लो P पॉइंट पे, मैंने शुरू किया था R पॉइंट से जो कि इनफाइनाइट पे है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P पॉइंट डिवाइड बाय Q0। ओके, तो यहाँ पे V इनफाइनाइट हमारा क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और किसी के भी देखो हम यहाँ फॉर्मूला लेके आएंगे V इज इक्वल टू ये देखो KQ बाई R, ये हम डिराइव करेंगे। तो अगर मैं इनफाइनाइट लगा दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल ऑलवेज जीरो रहता है। तो ये मैं जीरो लगा देता हूं। यहाँ पे वर्क डन इनफाइनाइट से P है, इनफाइनाइट का कोई मीनिंग रहा नहीं अब, तो मैं सिर्फ WP लिख रहा हूँ या सिर्फ W लिख रहा हूँ, नीचे Q0। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट अ P पॉइंट। यानी आपको अगर कोई भी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल डिराइव करना हो, या आपको मानना हो कि सिंगल पॉइंट ही है और उसमें पोटेंशियल कितना लगेगा, तो W बाई Q0 जितना। ओके ओके, तो यह हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि उसका पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट वो इनफाइनाइट पे है। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि जब भी हम सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पता कर रहे हैं या उसका कहीं यूज कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट भी हमारा है, वो हमें माइंड में रखना है। वो पॉइंट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे है और उसकी वैल्यू वहां पे जीरो है, इसलिए वो यहाँ हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो whenever we use a single point for a potential, then second point that is a reference point
विच ऑलवेज शुड बी एट इनफाइनाइट एंड वैल्यू ऑफ दैट इज ऑलवेज 0। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं। अब जो पॉइंट ले रहे हैं तो वीपी लिखो या नहीं लिखो, v इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू 0, ये हमें मिल गया, v इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही पोटेंशियल को डिफाइन करता है, ओके, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड अ पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड अ पोटेंशियल। चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है उसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे। चार्ज को ले जाने के लिए हम जो वर्क डन कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अब मैं आपको बच्चों इसका यूनिट बताऊंगा, ओके। तो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट के ऑनर में इनका यूनिट रखा गया वोल्ट, ओके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का जूल ले लेंगे और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलेंगे, वोल्ट। जूल पर कूलम को ही हम बोलेंगे वोल्ट, है ना। वोल्टा साइंटिस्ट के ऑनर में इसका यूनिट हमें वोल्ट बोला गया। अब हम बच्चों उसका हम क्या करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, डब्ल्यू का, वी का, सॉरी, वी हमारा वोल्ट है, डायमेंशन फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जूल का क्या आएगा, m1L2T-2। अगर आपको याद नहीं हो तो काइनेटिक एनर्जी से आप पता कर सकते हो कि 1/2 तो कांस्टेंट है, उसका नहीं आता। मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, यानी m1L2T-2, T-2 ऊपर जाएगा -2, तो m1L2T-2 कूलम का क्या आता है, A1T1। वो भी आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, आई का A1, T का T1, A1T1। तो m1L2 ये 1 ऊपर आएगा, T-3, A1 ऊपर आएगा, A-1। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वोल्टेज का, ओके, m1L2T-3 A-1, ओके। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। समझ आया ना, ओके। तो ये चीज आपको आइडिया आ गई। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि मान लो मैं यहाँ पे 1 वोल्ट ले लूं तो मुझे यहाँ पे 1 जूल और यहाँ पे 1 कूलम लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 कूलम चार्ज को मोशन करवाने के लिए अगर 1 जूल एनर्जी लगी, 1 कूलम चार्ज को हम लेके आए तो उसके लिए हमने अगर 1 जूल एनर्जी खर्च की है तो वो पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, 1 वोल्ट का आएगा, ओके। अगर हम 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क डन करके ला रहे हैं तो वो हमारा 1 वोल्ट वोल्टेज कहलाएगा। समझ आया ना बच्चों। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट बनेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों पॉइंट के बीच का, वो आपका आइडिया होनी चाहिए उसकी, ओके। अब हम बात करेंगे कि जो वर्क डन हमने किया, चार्ज को लेके तो वर्क डन किया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है, तो अब वो हम समझते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला रख रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए वो मैं मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पे हमें ये बात पता चलनी चाहिए अच्छे से कि हम R पॉइंट से चल के P पॉइंट पे आ रहे हैं। हम जो वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड इन द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे जो हमने वर्क डन किया है वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। देखो, तो हम यहां लिख सकते हैं Vp फाइनल पॉइंट माइनस VR W, यही हमने लिखा R से P Q0। तो ये हमारा क्या आएगा कि हमने जो Q0 चार्ज को वर्क डन करके लाया वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ वो एनर्जी के फॉर्म में भी आएगा। तो उसको हम लिखेंगे, अगर मैं चार्ज को यहां से यहां ले जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। वो हमारा डेल्टा यू आ जाएगा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम करते हैं
कि यहाँ पे अगर हम R से P चलें तो यहाँ पे R से P चलने पे हमारा जो एनर्जी स्टोर हुआ वो दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आई हो तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को मैं यहां से डिस्प्लेस करते हुए कंप्रेस करूं, यहां तक मैंने कंप्रेस कर दिया इस तरह से, तो हमने जो वर्क डन किया इसके ऊपर वो सारी की सारी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगी? पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगी, वो आपने चैप्टर नंबर 6 में सीखा है। ओके, आपने समझा है। तो उसी तरह से हम जब किसी चार्ज को यहां से ब्रिंग करके ला रहे हैं तो आर पॉइंट से पी पॉइंट तक आने तक हमने जो भी वर्क किया है, हमने जो भी मेहनत करी है उसको लाने की, वो हमारी सारी मेहनत पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। वो एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है। वो एनर्जी जो भी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको बच्चों, कि हम जो आर पॉइंट से पी पॉइंट पे मोशन कर रहे हैं वो आप किसी भी पॉइंट से ला सकते हो उसको। ओके, इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। यानी अगर हम आर से पी पाथ पे होके आए, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये पाथ, अगर हम यहां से चलते हुए आते या फिर हम इस तरफ से चलते हुए आते, इस तरह से, या इस तरह से चलते इस तरफ, ओके, आप कहीं से भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मान लो किसी बच्चे को बहुत तेज वॉशरूम आई है, टॉयलेट जाना है उसको, तो क्लास से सीधा भागेगा, जो शॉर्टकट होगा वहां पे इस तरफ से। लेकिन बच्चा बोर हो चुका है, उसके मन में ऐसा है कि मुझे बस ऐसे ही टाइम पास करने जाना है, तो मैडम से छुट्टी लेगा, सर से, और क्या करेगा, दूसरी क्लास से घूमता घूमता पूरी स्कूल का चक्कर लगाता हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पाथ और ये पाथ दोनों केस में क्या होगा, उसने वर्क डन तो सेम ही किया है, उसने क्या किया है, वर्क डन तो सेम ही किया है। मान लो यहाँ पे एक स्टेयर्स है, हमें यहाँ पहुंचना है, तो हम यहाँ से चढ़े या यहाँ से सीधा चढ़े। ओके, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखो, उसका लेवल तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स का यही मामला है कि आप वर्क डन चाहे कैसे भी करो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्क डन किया, सेकंड किया, ये थर्ड किया और यहाँ पे फोर्थ किया, तो सबका वर्क डन हमारा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। चाहे मैं कोई भी रास्ते से आऊं, वर्क डन ऑलवेज रिमेन सेम फॉर ऑल। सारे पाथ के लिए हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, एक साइकिल बनी हमारी यहाँ पे, इसीलिए फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मान लो मैंने आर से पी पे जितना वर्क डन किया, उतना ही वर्क डन अगर मैं पी से आर करूं तो वो मेरा माइनस आएगा। ओके, अगर आर से पी जितना किया उतना ही मैं पी से आर करूं तो डायरेक्शन अपोजिट हुई, वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूं तो डब्ल्यू आर पी प्लस डब्ल्यू पी आर पूरा हमारा क्या आएगा, 0। ओके, तो चाहे हम इस पाथ पे आए, चाहे इस पाथ पे आए, चाहे कोई भी पाथ से आए, हमारा यहाँ पे जो वर्क डन करना होगा उतना ही वर्क डन होगा एक पाथ पे, आर से पी की, आर से पी जाते वक्त, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम आर से पी जा रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हेन वी मूव, देन पाथ डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन हमारा पाथ पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारा काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस करा। ओके, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। और सेकेंड पॉइंट मैं आपको यहां समझाता हूं, अगर हम बहुत दूरी से मूव कर रहे हैं तो बीच में आप कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें जोड़ दो, उसके ऊपर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ यूपी माइनस यू आर पोटेंशियल डिफरेंस, और हम उसमें कोई भी आर्बिट्ररी एक कांस्टेंट अल्फा जोड़ देते हैं, दोनों में जोड़ना पड़ेगा,
तो यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसल, तो वही चीज वापस हमें मिली ना, यूपी माइनस यू आर। इसको मिटा देता हूं। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये चीज थोड़ी एक बार वापस बता देता हूँ आपको कि हम जो यहाँ पे चार्ज को लेके आए, जो वर्कडन करा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वर्कडन ऑन अ यूनिट चार्ज, वर्कडन ऑन अ यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू बी पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अगर मैं यूनिट चार्ज ले लूं 1 कूलम, तो वर्कडन हमारा किसका कितना जितना आएगा, पोटेंशियल जितना आएगा। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो बच्चों हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, पोटेंशियल क्या है, ये हमने अच्छे से इसके साथ डिस्कशन किया। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर चार्ज को किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो वो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना वो जनरेट करेगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सोर्स चार्ज की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट होता है उसका हम करते हैं। तो मैं टाइटल लगाऊंगा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसका जो हम फॉर्मूला लेके आएंगे उस फॉर्मूला के ऊपर से हमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने होंगे। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है वो ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, कि वर्कडन आप कोई भी पाथ को फॉलो करो, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होती है, लेकिन इसमें हमने जितना स्प्रिंग को कंप्रेस किया उतनी एनर्जी वापस हमें मिल जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है ये हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों मान लो कि यहां पे हमारा एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इसको मैं सोर्स चार्ज दे रहा हूं प्लस क्यू को, और सपोज कर लो कि यहां इनफाइनाइट से हमें आना है, इनफाइनाइट से हमें उसको लाना है पी पॉइंट तक। यहां मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट को मैं ब्लू पेन से इंडिकेट करता हूं। पी हमें चलना है यहां इनफाइनाइट से। ओके, किसको लाना है, +1 कूलम को लाना है, वो हमारे लिए इजी रहेगा। जो हमने एनसीईआरटी में हमने यूज किया है वही यहां पे करते हैं कि मान लो +1 कूलम को हम लेके आ रहे हैं कहां पे, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज क्या कर रहा होगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा होगा हर तरफ इस तरह से। उसके अंदर से पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, वो आपको पता है अच्छे से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनफाइनाइट से +1 कूलम चार्ज को हम लेके आएंगे, कहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे। तो इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना लगेगा पी पॉइंट पे, वो हमें यहाँ पता करना है। तो वो डिस्टेंस है ना, हम मान लेते हैं आर, हमें उसको फाइनली यहाँ पे लेके आना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही लंबा अंतर है, तो हम धीरे 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 उसको लेके आएंगे। पहले हम आएंगे पी डैश पॉइंट से, वहां से हम आएंगे पी डबल डैश पॉइंट पे, फिर वापस धीरे 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 करते हम पी पे आएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ डेल्टा आर डैश से। मान लो वो हमारा डेल्टा आर डैश है, इस तरह से डेल्टा आर डैश है हमारा वो डिस्टेंस, है ना। तो वो डिस्टेंस हमारा डेल्टा आर डैश है, और यहां से ये डिस्टेंस को हम आर डैश मान लेते हैं। ओके, तो अब हम उसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह से हम वर्क डन करेंगे यहाँ पे। तो देखो बच्चों, पहले आपको, अगर आप बोर्ड में ये थियरी आती है आपको डेरिवेशन में, तो आप लिख सकते हो कि कंसीडर अ सोर्स चार्ज। ओके, we wish to calculate electric potential at a r distance at a p point. We have to bring a unit positive charge +1 coulomb from infinite to particular point p, वहां तक हमें लाना है। ओके, सो जब हम यहां से +1 कूलम को लेके चलेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे वर्क कर रहा है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज +1 कूलम इज डिफाइन एज, तो बच्चों कितना फोर्स लगेगा, के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक चार्ज हमारा है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज हमारा है यहाँ पे प्लस Q +1, और डिस्टेंस हमारा यहाँ पे r डैश स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमें फोर्स मिल गया के Q अपन r डैश स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, के Q अपन r डैश स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए बच्चों, हमें पता चला कि हम +1 कूलम को ला रहे हैं, उसके ऊपर इतना फोर्स लगा F = KQ अपन r डैश स्क्वायर। हम जो उसको यहाँ पे ब्रिंग करके ला रहे हैं तो वर्कडन करना पड़ रहा है हमें, स्मॉल वर्कडन। तो वर्कडन हम यहाँ लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं कि पॉइंट को मान लेते हैं P से लेके P डैश से लेके P डबल डैश तक लेके जाना है। हमें पॉइंट को P डैश से लेके P डबल डैश तक लेके जाना है। अब बच्चों, जब हम पॉइंट को P डैश से P डबल डैश पे लेके जाएंगे तो हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r डैश, तो मैंने लिख लिया। ओके, अब आप देखो कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हमारा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ हो रहा है। दोनों कैसा है, अपोजिट आए, यानी एंगल हमारा बनेगा 180 डिग्री, है ना। तो F डेल्टा r डैश cos 180, जैसे कि आपको पता है कि cos 180 -1 आएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा डेल्टा W = -F डेल्टा R। लिमिट लेंगे, हो जाएगा dW = -F dr डैश। अब थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, आपको सब पॉइंट पता है। तो हमने यहाँ से यहाँ वर्क डन किया, अगर टोटल वर्क डन करेंगे तो इंटीग्रेशन में तब्दील हो जाएगा वो, क्योंकि अगर सारे पाथ को हम ऐड कर लेंगे तो पूरा पाथ हमारा कवर हो जाएगा और वो पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो वर्क डन हम ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन dW = इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से चले हैं, कहां तक चलना है, R तक। इनफाइनाइट से चले हैं, कहां तक चलना है, R तक। कहां से चले हो और कहां जाना है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, आपने भी 11 साइंस से शुरू किया है और आपका डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां तक जाना है। 12 से निकलना है, किस तरह से निकलना है, आगे कौन से एग्जाम में क्या करना है और कौन सी हमें जॉब करनी है आगे, या बिजनेस करना है, या आगे क्या खड़ा करना है। ओके, तो शुरू से लेके अंत तक आपको पता होना चाहिए, है ना। तो याद रखना ये बात कि अगर नहीं पता है तो पता कर लो और लग जाओ प्रोसेस करने में। तो अब हम प्रोसेस करते हैं। आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ने की प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, F dr डैश। अब F इंटीग्रेशन dW हमारा W आ जाएगा, और माइनस तो बाहर है ही है, इनफाइनाइट से R। F की वैल्यू क्या है बच्चों, KQ अपन R डैश स्क्वायर, KQ अपन R डैश स्क्वायर dr डैश। KQ को हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि मैं चार्ज को ब्रिंग करके ला रहा हूं तो इतना छोटा चार्ज है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट ही है। कैपिटल K तो कांस्टेंट ही है और Q भी कांस्टेंट है, तो KQ को बाहर निकाल दिया, इनफाइनाइट से R 1 अपन R डैश स्क्वायर dr डैश। अब आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। अगर अभी भी अच्छे से नहीं किया हो तो बच्चों इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमें सारे चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी। ओके, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 6 में, 7 में, ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको अच्छे से कर लेना है। अभी भी नहीं किया तो टाइम है आपके पास, वक्त है, एग्जाम से पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो आपके लिए ये सारा इजी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, R डैश स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। मैथ्स वाले बच्चों को पता है कि 1 अपन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू dr, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी हम पूरा दिखाते हैं, R डैश के ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि x⁴n dx हो, तो उसका इंटीग्रेशन आता है n+1 x⁴n+1 अपन n+1। तो यहाँ पे हमारा हो रहा W = -KQ
आर डैश माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इनफाइनाइट से आर, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर डैश माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इनफाइनाइट से आर, ये हमारा हो गया। W इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर डैश माइनस 1 है उसको नीचे ले जाएंगे, ये माइनस को मैं यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपन आर डैश माइनस 1 है उसको हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 में नहीं लिख रहा, इनफाइनाइट से आर। अब हमें लिमिट रखनी होगी यहाँ पे बच्चों, लिमिट हम जैसे रखेंगे पहले आर डैश की जगह रखेंगे अपर लिमिट आर, फिर फॉर्मूला का माइनस, और फिर यहां माइनस 1 पर आर डैश में आर डैश की जगह रखेंगे इनफाइनाइट, है ना। और जैसे आपको पता है बहुत अच्छे से कि माइनस माइनस प्लस और 1 अपन इनफाइनाइट 0, 1 अपन इनफाइनाइट 0, माइनस माइनस प्लस W इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आ गया हमारा। लेकिन हमने पता किया था कि फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू को ऊपर ले आओ, लेकिन यहां पे हमने क्यू लिया हुआ है 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग किया है, यानी कि हमने 1 कूलम लिया है। तो अब हमारा हो गया W इज इक्वल टू वी, यहां यूज कर दो तो हमारा फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि आप सोचना कि इसके ऊपर से हम कितने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों इसके ऊपर से। V इज इक्वल टू के क्यू अपन आर, यानी ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे अगर मान लो के क्यू कॉन्स्टेंट है तो V वराई करेगा R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल कम होता जाएगा, जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल कम होता जाएगा। सोर्स चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सोर्स चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे इंक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी हमारा रिड्यूस होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा फॉर्मूला आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 अपन आर स्क्वायर। तो दोनों का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज ले लें और यहाँ डिस्टेंस लें, तो देखो एक लाइन हमारी इस तरह से बनेगी, दूसरी लाइन हमारी इस तरह से बनेगी। तो ज्यादा जो डिक्रीज हुआ वो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कम जो डिक्रीज हो रहा है वो हमारा क्या होगा वोल्टेज, क्योंकि ये लाइन फॉलो करेगी 1 अपन आर को, ये लाइन फॉलो करेगी 1 अपन आर स्क्वायर को। ओके, तो ये चीज बच्चों आपको समझनी है अच्छे से, दोनों के ग्राफ, इसका ग्राफ हमें ये मिला, ये रहा ये लाइन। ओके, तो पोटेंशियल आपका सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए क्या आएगा के क्यू बाई आर। अब इसके ऊपर से बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हो पाया होगा अच्छे से। ओके, तो अब हम इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से अभी जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन तो वो मैं आपको पहले करवा देता हूं। जेडब्ल्यू 2023 में आया है क्वेश्चन, तो आपको पता चला कि पॉइंट चार्ज का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाई आर है। यहाँ पे आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि जब हम चार्ज को ब्रिंग करके ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स वो अप्लाई करना है। वो भी हमें चार्ज पार्टिकल को ऐसे लाना है कि उसका एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से लाना है। ये सारे पॉइंट तो हमें ध्यान रखने ही है। ओके, तभी तो हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कर पाएंगे ना। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन 2023। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁹ कूलम, और मान लो वोल्टेज जो क्रिएट हो रहा है वो 50 वोल्ट क्रिएट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, वोल्टेज जो क्रिएट हुआ
वो 50 वोल्ट का वोल्टेज क्रिएट बता रखा है और चार्ज इतना बता रखा है। ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग ट्राई कर पाओ। और जैसे कि ये क्वेश्चन पप्पू क्वेश्चन है, आपको खुद से ही करना है। ए क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर, सी 90 सेंटीमीटर, 0.9। बच्चों यहाँ पे यूनिट हमारा सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला के पी बाई आर, सॉरी के क्यू बाई आर। आप सोचोगे इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, आर हमें पता करना है, के क्यू बाई वी, के हमारा 9 × 10⁻⁹, क्यू हमारा 5 × 10⁻⁹, और आर को हमने ऊपर ले लिया, वी को नीचे, वी हमारा 50, 0 से 0 सॉरी 5 × 50, 9 × 10⁹, +9 - 9 कैंसल, तो क्या आ गया 9/10, 0.9 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 और 2 0, 90 सेंटीमीटर। तो आर हमारा क्या आया 90 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया हमारा सी यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों हम करने जा रहे हैं नीट 2023 का एक क्वेश्चन, सॉरी 2013 का क्वेश्चन है नीट का। देखो आप ये कितने इजी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर तो ये सारे तो फॉर्मूला अगर हमें पता हो तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। नीट 2013 का, इसमें मैं ऐसा बता रखा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर है, वहां पे 3 पॉइंट्स हैं, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है। ऑप्शन हमारे ये हैं, यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, पोटेंशियल सेम एट ऑल 3 पॉइंट्स, A, B and C, potential maximum at A, maximum at B, maximum at C। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड कर रहा, इस तरफ से स्टार्ट हुआ। तो अभी मैंने बोला कि पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ज्यादा कहाँ पे होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा आएगा, है ना। तो डिस्टेंस कम कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कैसा रहेगा, मैक्सिमम। तो हमारा आंसर आएगा पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एट अ बी पॉइंट। पोटेंशियल हमारा कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, बी पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। अब बच्चों हम नीट का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें अलग अलग ड्रॉप हो उनको मर्ज कर लें अगर, तो मर्ज करने पे कितना नए ड्रॉप पे कितना वोल्टेज मिलता है। नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया है। 27 ड्रॉप है सेम साइज के, और जो एक ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज है 220 वोल्ट। अगर 27 ड्रॉप हमारे हैं, एक के ऊपर का चार्ज है 220 वोल्ट, वो सारे अगर मर्ज हो जाएं, अगर सारे मर्ज हो जाएं और मर्ज होकर एक बिग ड्रॉप बने, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन अ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा। ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पे, ए 660 वोल्ट, 1320 वोल्ट, 1520 वोल्ट, 1980 वोल्ट।
अब देखो बच्चों, मैं आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह से आएगा ये क्वेश्चन। तो पहले तो यहाँ क्या हो रहा है कि छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं इस तरह से, बट ऑब्वियसली ड्रॉप्स स्फेरिकल होते हैं। तो इस तरह से 27 ड्रॉप है, सबने मर्ज कर लिया, एक बड़ा सा बिग ड्रॉप बना लिया। ओके, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा दोनों का, जितने छोटे ड्रॉप हैं उतना एक बड़ा हमारा ड्रॉप बन गया। तो यहाँ क्या हुआ कि वॉल्यूम हमारा सेम रहा, वॉल्यूम हमारा कैसा रहा, सेम रहा। तो एन जितने छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक बड़े से ड्रॉप का वॉल्यूम, एंड 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 से पाई 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अगर हम उसका क्यूब रूट निकाल लें तो आर क्यूब का क्यूब रूट आर, एन का क्यूब रूट एन रेज टू 1/3 स्मॉल आर क्यूब का स्मॉल आर। यह हमें मिल गया उसका रेडियस का रिलेशन। अब बच्चों हमें पता करना है यहाँ पे जो लार्ज ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप आया उसका वोल्टेज कितना है। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जो कि हमें पता करना है वो आएगा के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। बट यहाँ पे बच्चों टोटल चार्ज हमें कितना मिलेगा, जितना हम छोटे छोटे चार्ज का पूरा चार्ज इकट्ठा कर लेंगे, छोटे जो ड्रॉप हैं उनका पूरा चार्ज इकट्ठा कर लेंगे तब उतना मिलेगा। और आर की वैल्यू हमारी क्या है, 1/3 स्मॉल आर है। दोनों को हम रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज। इन दिस इक्वेशन, तो वी आर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्या है, एन क्यू, कैपिटल आर क्या है, एन रेज टू 1/3 स्मॉल आर। ओके, वापस बताता हूं कि कैपिटल क्यू है हमारा एन क्यू, ओके, और कैपिटल आर की वैल्यू ये रही। यहाँ पे क्या हुआ कि कैपिटल के सेम रह रहा, क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हो गया। यहाँ पे एन रेज टू 1 होगा, कुछ नहीं है ऊपर मतलब 1 है, एन रेज टू 1, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो 1 माइनस 1/3, 3 ऊपर आएगा, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, 2/3, और ये के क्यू बाई आर ये आ गया हमारा छोटा सा जो ड्रॉप था ये वाला, उसका एक का पोटेंशियल इंटू एन रेज टू 2/3। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारा तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया किस तरह से करना है, बाकी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो बड़े से ड्रॉप का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। एक छोटे ड्रॉप का कितना 220 बता रखा है क्वेश्चन में, और ऐसे कितने ड्रॉप हैं 27 होल रेज टू 2/3। बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यही होगा कि 27 का पहले हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कितना निकल के आएगा 3, बाकी कौन बचा अब 2 इंटू 1/3, दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया। पहले मैंने 1/3 का कैलकुलेशन किया, अब मैं 2 का करूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 220 इंटू 9, 22 इंटू 9 कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 19 और एक 0, तो हमारा आंसर आ गया 1980 वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया बिगर ड्रॉप का। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन सेम JEE मेन 2021, JEE मेन 2022 और JEE मेन 2023 में आया है, और ये आया था अपना 2021 में। ओके, अगर आपने मेंस 21 का क्वेश्चन किया होता तो आपको ये आ जाता, और अगर जेई वालों ने नीट का ये क्वेश्चन किया होता तो उनको आ जाता। यानी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको मिटाते हैं और नया क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं जेई का। तो बच्चों JEE का अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है। मैंने आपको बोला कि पूरी जो गेम है ऐसे क्वेश्चन की वो फॉर्मूला के ऊपर ही, ये रहा फॉर्मूला उसका। पहले हम करते हैं JEE 2000 मेन 23 का। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा वापस। एक ड्रॉप का वोल्टेज कितना है 10 मिलीवोल्ट बता रखा है, और कितने ड्रॉप मर्ज कर रहे हैं 64 अब की बार। और हमें पता करना है
64 छोटे छोटे ड्रॉप मर्ज करके पूरा ड्रॉप बनेगा, उसके ऊपर कितना पोटेंशियल। ऑप्शन में आपको बता देता हूं यहाँ पे 150 मिली वोल्ट, 140 मिली वोल्ट, 130 मिली वोल्ट, डी 160 मिली वोल्ट। देखो बच्चों कितना आसान है अब हमारे लिए। V कैपिटल R छोटे ड्रॉप का वोल्टेज और उसका नंबर कितना है 10 मिली वोल्ट, नंबर कितना है 64, 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और ये हमें मिल गया आंसर। ओके मिल गया। अब बच्चों दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और आंसर मुझे यहां कमेंट में आपको बताने हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है। JEE मेन 2022 का ये क्वेश्चन है। 22 मिली वोल्ट है छोटे का पोटेंशियल, सॉरी 22 वोल्ट, और एन यहां पे 27 है। ऑप्शन लिख लो बच्चों। ऑप्शन है ए 200 वोल्ट, बी 198, सी 87 वोल्ट, 177 वोल्ट। तो ये भी आपको करना है और आंसर यहाँ पे आपको बताना है मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ये हमारा है JEE मेन 2021 का क्वेश्चन। VR यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट है, 512 हमारा टोटल ड्रॉप्स के नंबर है। ए हमारा है 128, 256, 64, 144। इस पर भी आपको बच्चों आंसर बताना है। तो हम अब हमारा आगे का पॉइंट करते हैं। अब बच्चों बहुत सारे अगर चार्ज हो और एक पॉइंट में पोटेंशियल लग रहा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मैनी चार्जेस, जो हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मान लो यहां पे हमारा P पॉइंट है और एक प्लस Q1 दूसरा माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सारे पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ P पॉइंट पर। तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा KQ1 बाई R1, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 डिवाइड बाई KQ4 अपॉन R4। तो आपको बस जस्ट ऐड करने हैं, यहाँ प्लस एज अ प्लस और माइनस एज अ माइनस, इस तरह से आपका पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी के ऊपर से बच्चों एक क्वेश्चन आया है JEE मेन में, तो वो हम कर लेते हैं। इसके ऊपर से मैं आपको क्वेश्चन और करा सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज, यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q है, हमें सेंटर में पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डिस्टेंस आप A ले लो, A ले लो, A स्क्वायर है तो सबके सेम रहेंगे। अब यहाँ ये पोटेंशियल कितना लगाएगा, ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, ये A तो ये √2A हो जाएगा, तो आधा डिस्टेंस कितना आएगा, ये A बाई √2। ओके बच्चों, तो इसका पोटेंशियल लगेगा KQ A बाई √2, इसका पोटेंशियल लगेगा KQ A बाई √2, इसका पोटेंशियल लगेगा KQ A बाई √2 और इसका पोटेंशियल लगेगा माइनस KQ बाई A√2। ये दोनों कट जाएंगे, 2KQ बाई A√2, √2 अपना ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डायरेक्शन देखनी पड़ रही थी, क्योंकि पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो ऑलवेज ऐड ही होगी। ऐड मतलब एल्जेब्रिक एडिशन, यहाँ माइनस हुआ तो दोनों कट गए, इस तरह से आ गया। तो बच्चों आपको याद रखना है कि वो जो होगा वो ऑलवेज एडिशन ही होगा। अगर आपको K की वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हो 1/4π0। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि सारे पॉइंट यहाँ पे ऐड होंगे, पोटेंशियल ऑलवेज ऐड होगा। सब प्लस होंगे तो कभी जीरो होगा ही नहीं, सब माइनस होंगे तो भी कभी जीरो नहीं होगा। अगर इक्वल प्लस इक्वल माइनस रहे तो जीरो होगा। ओके, अब देखो
एक जेडब्ल्यू मेन में आया हुआ क्वेश्चन हम करते हैं, 2023 में आया था, मैं फटाफट से लिखूंगा उसको। जेडब्ल्यू मेन 2023, क्वेश्चन में लिख रहा हूं बच्चों, कंसीडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, which of the following statement is correct? A, net potential of the system can't be zero. Cannot be zero at a point, but net electric field can be zero at that point. अब बच्चों दूसरा पॉइंट मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ क्या चेंज है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम बी जीरो, यहां पे आएगा बी जीरो, यानी कि पोटेंशियल जीरो हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, ऐसा है। ओके, थर्ड पॉइंट, बोथ बी जीरो, और डी है बोथ नॉट बी जीरो। बताओ क्या आएगा, समझ गए ना? तो ये आएगा आंसर ए, नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कांट बी जीरो। अगर सारे पॉइंट हमारे यहां पॉजिटिव चार्जेस हैं तो स्केलर क्वांटिटी या पोटेंशियल तो सारे ऐड ही होंगे। अगर मान लो कोई सिस्टम ऐसे हो और सेंटर पे फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या आएगा यहाँ पे 6 टाइम वी 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 6 वी, तो आंसर यहाँ पे आएगा हमारा ए। अब बच्चों हम आगे करते हैं, रिंग। अगर आपके पास चार्ज रिंग हो तो रिंग की वजह से हम यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो रिंग तो आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से हमारी रिंग है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पूरा। ओके, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल हमें मिलेगा ये हम पता करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। बच्चों मान लो हमारे पास एक रिंग है इस तरह से, रिंग के ऊपर हमने टोटल चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू हमने रखा हुआ है, और जो रिंग है उसकी रेडियस हमारे पास है आर, ये हमारी रेडियस है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां छोटा सा टुकड़ा काटूंगा जिसका चार्ज होगा डी क्यू, पहले हम उसका पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। अब हमें मान लो पूरी रिंग का पता करना हो तो पूरी रिंग को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों मतलब पूरा काट के दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डीवी के डी क्यू बाई आर। ओके, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां चार्ज जीरो होगा, पूरा होते होते चार्ज क्यू आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डीवी वी के अपन आर, रेडियस तो वही रहनी है हमारी, कांस्टेंट है ना, तो रेडियस तो हमारी वही रहेगी, तो इंटीग्रेशन डी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से क्यू, तो हमारा आ गया के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब रिंग की वजह से भी यही मिल रहा फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर। अब बच्चों ये तो रिंग के सेंटर पे था, ये कहां पे था, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। लेकिन अगर हमें उसके एक्सिस पे कहीं दूर के पॉइंट पे फाइंड करना हो तो दूर के पॉइंट पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स डिस्टेंस पे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम डिराइव करते हैं। ओके,
तो मान लो ये हमारी इसी तरह से रिंग है, ओके, और x दूरी पे यहाँ पॉइंट है P पॉइंट, वहां पे हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज हमारा Q है। तो हम मान लेते हैं कि रिंग की रेडियस हमारी a है और ये जो डिस्टेंस है यहां से थोड़ा सा चार्ज पहले तो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ओके, तो पहले उसकी वजह से हम फाइंड करेंगे, है ना बच्चों। पाइथागोरस के हिसाब से हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा रिंग का सेंटर है, यहां से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। तो थोड़ा जल्दी जा रहा हूं बिकॉज हमें ये पोटेंशियल रिंग की वजह से करना है और उसके बाद उसके दो जेई में पूछे गए न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और काफ़ी इजी है, इससे थोड़ा तेजी से जाएंगे हम। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल में फाइंड करना है ये A ये x, तो ये अपना क्या जाएगा अंडर रूट में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो r² प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r², तो r हमारा हो जाएगा a² प्लस x² होल रेज टू 1/2, इस तरह से मिल जाएगा। तो उसको मैं ले लेता हूँ इस तरह से a² प्लस x² होल रेज टू 1/2, ओके, तो इस तरह से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हमने छोटा सा पॉइंट यहाँ पे किया है dq, उसकी वजह से फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एट x पॉइंट ड्यू टू dq चार्ज, तो वही फॉर्मूला वापस dv इज इक्वल टू k dq अपॉन स्मॉल r। अब हमने क्या किया है, देखो ये रिंग ली है, रिंग की वजह से यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वहां पर पता करना है, तो ये इस तरह से लगाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, सारे वहां पे इकट्ठे होंगे, तो हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन, है ना। ये देखो बच्चों ये हमारी रिंग है ना, तो यहाँ से पॉइंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, हर एक पॉइंट इकट्ठा होगा, तो टोटल हमें किस तरह से मिल जाएगा, देखो इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dq अपॉन r, ओके। तो यहां पे अब हम किस तरह से करेंगे, तो इंटीग्रेशन dv का v हो जाएगा k बाई r, हमारा बाहर निकल जाएगा वापस इस तरह से, और इंटीग्रेशन dq, तो टोटल चार्ज अपना कितना है बच्चों, टोटल चार्ज अपना वही है इंटीग्रेशन dq q, लेकिन यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या आ रहा, यहाँ पे हमें r का फॉर्मूला पहले हमने पता किया, ये रहा a² प्लस x² होल रेज टू 1/2, यानी अगर मैं उसको रूट में कर दूं तो अंडर रूट a² प्लस x², ये हमारा मिल जाएगा हमें फॉर्मूला, ओके। और बच्चों यहाँ पे हमने रेडियस क्योंकि a ले रखी है, अगर हमें सेंटर पे फाइंड करना हो वापस तो x0 रख दो तो वही फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट a² को रूट में से बाहर निकालेंगे a हो जाएगा, और अगर a को मैंने r माना होता तो वापस हमें वही फॉर्मूला मिल जाता सेंटर के लिए। तो अगर रिंग से किसी दूरी वाले पॉइंट पे, ये जो हमारी रिंग है वहां से किसी दूरी वाले पॉइंट पे, इस ब्लू पॉइंट पे हमें फाइंड करना हो तो ये डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस से क्रॉस करते हुए जाएगा, ओके। तो आप ये डिस्टेंस ले लो, टोटल चार्ज हमने लिया है तो सारे पॉइंट एक ही जगह पे मिल रहे हैं, टोटल चार्ज ले लिया तो सारे डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये एक डिस्टेंस ही सबके बराबर ही है, सब डिस्टेंस उतने ही होंगे, ओके। तो इस तरह से हमें मिलेगा KQ अपॉन अंडर रूट a² प्लस x²। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ओके, फिर हम उसको करते हैं, ओके। JEE का क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके बच्चों। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए। 2 3 कोएक्सियल रिंग है हमारी, रेडियस जिनकी a है, तो इसकी भी रेडियस a है और ये इसकी भी रेडियस हमारी a है, दोनों की रेडियस a है, कोएक्सियल एक ही एक्सिस पे दोनों को अरेंज किया हुआ है इस तरह से। हैविंग अ चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, इसके ऊपर का चार्ज प्लस q है, इसके ऊपर का माइनस q है, इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको b, आर सेपरेटेड बाय s डिस्टेंस, s डिस्टेंस की दूरी पे हमने रखा हुआ है, ये स्मॉल s है अपना। द pd, ये pd क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग इज, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हमें लाना है। तो पहला हमें क्या करना होगा, पहली रिंग का पोटेंशियल फाइंड करना होगा,
तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट रिंग VA इज इक्वल टू, देखो बच्चों पहले इसका खुद का पोटेंशियल लगेगा के क्यू अपॉन ए, प्लस क्यू है तो मैं लगा देता हूं प्लस के क्यू अपॉन ए, और इसका यहां सेंटर पे लगेगा इतनी दूरी पे, तो ये दूरी कितनी होगी अपनी, ये एस ये ए, तो पाइथागोरस से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिखो, तो ये माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको अब ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों उसी तरह से पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड रिंग, अब सेकेंड रिंग का जो पोटेंशियल आएगा इसका खुद का पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बाई ए, और ये जो लगाएगा वो आएगा प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हमें तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू ए माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस के क्यू बाई ए, प्लस यहां बच्चों मैंने जो बीच में माइनस लगाया उसके पहले यहां पे ब्रैकेट आएगा हमारा, वरना हमारी गलती हो सकती है, माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो वी ए माइनस वी बी के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस हुआ ना, तो यहां क्या हुआ, अब कोई भी कैंसल टर्म नहीं हो रही, के क्यू बाई ए 2 के क्यू बाई ए माइनस 2 के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो यहां हमारा कॉमन निकल जाएगा 2 के क्यू कॉमन, 1 अपन ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ओके। और अब देखिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ऑप्शन आप देखोगे तो आपको के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपन ए माइनस 1 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2 टू जा कैंसल, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, क्यू अपन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपन ए माइनस 1 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ओके ये रहा डी, आंसर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, सही है ना, ओके। अब एक बच्चों क्वेश्चन हम और करेंगे जो कि जेडबली में आया हुआ है और 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। जितना आप कंसेप्ट को यहाँ पे समझोगे उतना आपको आइडिया आएगा और क्लैरिटी आएगी आपको, और अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, जेडबलई 2023 का अपना क्वेश्चन है मेन का। ओके, क्वेश्चन हमारा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of two concentric half rings of radii R1 and R2 having same linear charge
डेंसिटी लैम्बडा इज, अब बच्चों हमारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक रिंग है, दूसरी रिंग यहाँ पे है, दोनों के ऊपर चार्ज इस तरह से, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका भी लैम्बडा है। ओके, और रेडियस इसकी मान लो अपने यहाँ पे R1, यहाँ पे रेडियस अपनी R2। ऑप्शन बच्चों मैं लिखता हूं पहले, ए 2 लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन 0, लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लैम्बडा अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपना फॉर्मूला वही आएगा, V1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट रिंग। इसमें बच्चों हमारा Q1 चार्ज अगर मैं निकालूं तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू चार्ज अपन टोटल लेंथ। अगर पूरी रिंग होती तो 2 पाई आर आता, लेकिन आधी रिंग है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा पाई R1, है ना। और लैम्बडा हमारा सेम है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू हम रख देंगे लैम्बडा पाई R1। तो मैं यहां रख रहा हूं कि Q1 की जगह लैम्बडा पाई R1 अपॉन R1, R1 से R1 कैंसिल, तो V1 हो गया हमारा लैम्बडा के पाई, लैम्बडा के पाई। और पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड रिंग, सेकेंड रिंग की वजह से हमारा आएगा V2 इज इक्वल टू लैम्बडा के, यहां पे लैम्बडा सेम आएगा के लैम्बडा पाई। टोटल पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 मिल रहा है लैम्बडा के पाई प्लस लैम्बडा के पाई, तो 2 लैम्बडा के पाई। लैम्बडा की वैल्यू अपनी कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो के की वैल्यू तुमने रख दी, के की वैल्यू हमने रख दी 2 लैम्बडा पाई बचा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, पाई से पाई का 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आया लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मैं आपको यहां एक चीज बताना चाहता हूं कि चाहे पूरी रिंग हो तो भी सेंटर पे पोटेंशियल मिलता है के क्यू बाय आर, चाहे इतनी सी आधी रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग आर रेडियस वाली, तो भी इतना ही पोटेंशियल आता है, चाहे छोटा सा आर्क हो, इतना सा आर्क हो आर रेडियस का, तो भी पोटेंशियल इतना ही मिलता है। ओके, तो रिंग की वजह से या आर्क की वजह से या सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से सेम पोटेंशियल मिलता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा, पोटेंशियल क्या है वो हमने समझा, और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए। बीच में थोड़ा तेजी से मैं चला क्योंकि थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स भी थे। ओके, तो ये लेक्चर आप अच्छे से कर लोगे पोटेंशियल का, तो 4 मार्क आपके पक्के समझो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ओके, बाय एवरीवन।